हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस पॉइंट पर। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चैनल को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उसे भी इन वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज का जो हम लोग का चैप्टर है या टॉपिक है वो कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण कहते किसको हैं। बहुत से बच्चे इन सब बातों को जानते होंगे, तो फिर भी हम बता रहे हैं। द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, पहले हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, वैसा बहुपद क्या बोलेंगे? वैसा बहुपद जिसमें अक्ष के मैक्सिमम, अक्ष का मैक्सिमम घात 2 के बराबर हो। मीन्स वैसा बहुपद जिसमें अक्ष का घात कितना हो? 2 के बराबर हो, उस बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अक्ष का जो मैक्सिमम घात है, जो मैक्सिमम पावर है, वो कितना है? 2 है। इस कारण ये समीकरण, ये बहुपद क्या कहलाएगा? मेरा द्विघात बहुपद कहलाएगा। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये भी मेरा क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। मतलब अगर किसी बहुपद में अक्ष का पावर, मैक्सिमम पावर 2 हो तो वह बहुपद क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है। अब बात आती है द्विघात समीकरण की। ठीक है। तो जब हम लोग को द्विघात बहुपद कहा जाता है तो हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में जान गए, लेकिन जब द्विघात समीकरण की बात आता है तो द्विघात समीकरण लिखने के लिए, द्विघात समीकरण लिखने के लिए जब हम किसी बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं तो वही बहुपद मेरा क्या कहलाने लगता है? समीकरण कहलाने लगता है। तो हम क्या करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर इक्वल 0 के बराबर कर दें तो वो मेरा क्या कहलाएगा? बहुपद समीकरण कहलाने लगता है। तो ये बहुपद अब मेरा क्या कहलाया? जब हम इसे 0 के इक्विवेलेंट कर दिए तो ये क्या कहलाने लगा? समीकरण कहलाने लगा। ओके। अब चूंकि ये द्विघात समीकरण है, तो कोई भी समीकरण, द्विघात समीकरण में हमेशा इसका 2 सॉल्यूशन आएगा, दो रूट आएगा, 2 मान आएगा, जिस पे ये समीकरण क्या करेंगे? सेटिस्फाई कर जाएंगे। मतलब इस पे 2 आएंगे, एक अल्फा और एक बीटा। इसे हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह इसका 2 रूट आता है और क्यों हमेशा द्विघात समीकरण का 2 रूट आता है। ठीक है।
फ्रेंड्स, हम लोग द्विघात समीकरण को लिखने के लिए जान गए। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप किसे कहा जाता है? अगर कोई समीकरण या बहुपद, अगर हमें लोग समीकरण बोलेगा तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बहुपद जो होगा इक्विवेलेंट होगा 0 के बराबर। अगर सिर्फ बहुपद होगा तो उससे हम 0 के बराबर नहीं करेंगे। तो हमसे पूछेगा, अगर हमसे कोई पूछ दे कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी द्विघात बहुपद का पावर घात जो होगा हमेशा 2 से बराबर होगा, और जब भी पावर 2 होगा वह समीकरण क्या कहलाएगा या बहुपद क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो इसका मानक रूप लिखने के लिए हमें क्या करना है? इसको घटते क्रम में सजा देना है। मतलब स्क्वायर से स्टार्ट होगा और इसका पावर घटते हुए क्रम में जब हम इसे अरेंज करेंगे तो यह बहुपद द्विघात बहुपद का मानक रूप कहलाता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जब हम इसे 0 के बराबर कर देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यह द्विघात समीकरण का, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। ये क्या हम बोल रहे हैं? द्विघात बहुपद। लेकिन जब हम इसे 0 के बराबर कर दे रहे हैं तो ये मेरा क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। तो ये क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का मानक रूप, या मानक रूप को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ तक आ गए हम लोग। अब इतना कुछ जानने के बाद अब जो आप लोग का क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन क्या आता है कि द्विघात समीकरण को हम लोग 2 और 3 मेथड से सॉल्व कर सकते। एक आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देगा कि द्विघात समीकरण जो दिया हुआ रहेगा उस समीकरण को आप गुणनखंड की विधि से सॉल्व करें। पहला जो क्वेश्चन आपको आएगा वो दिया हुआ रहेगा कि गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल निकालें। ठीक है, क्या रहता है? आपको पहला जो मेथड होता है द्विघात समीकरण का हल निकालने के लिए वो क्या होता है? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल निकालें। जैसे पहला क्वेश्चन आप मान लीजिए, पहला क्वेश्चन हम ले लिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या ले लिए हम? पहला क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को हमें किस विधि से सॉल्व करना है? गुणनखंड विधि से। तो हम अब गुणनखंड विधि से किस तरह सॉल्व किया जाता है इसे हम आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हम लोग का, इसे लिख लिए होंगे। जो नोट आपको इम्पोर्टेंट लगे वो चीज़ आप लोग कॉपी में नोट अवश्य करिएगा। क्या है क्वेश्चन है मेरा? क्वेश्चन क्या है? x स्क्वायर माइनस
क्या हम क्वेश्चन बोले थे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए। तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे ध्यान देना होगा ये बीच वाले टर्म को, क्या करना होगा, बीच वाले टर्म पे ध्यान देना होगा। हमें कितना पुराना है, कितना पुराना है, बीच में क्या है, -3x और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, और सी का अगर हम इसको कंपेरिजन करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो दिया हुआ है उसको गुना करेंगे। तो इसको गुना करिए, एक्स के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1, 1 गुना -10 कितना के बराबर हो गया, -10। अब इस -10 को हमें क्या पुराना है, -3x के बराबर। किस तरह जोड़े या घटाए, जोड़ करके या घटा करके हमें क्या करना है, -3x के बराबर निकालना है। तो अब आप देख सकते हैं हम 10 को लिख सकते हैं -5 गुना 2 कितना हो गया, -10 हो गया। तो -5 गुना 2, अब हम इसे इस दोनों फैक्टर को जो गुणनखंड है इसका, हम इसको लिख सकते हैं -5 + 2। जब हम इसे लिखेंगे -5 + 2 तो ये किसके बराबर हो गया, -3 के बराबर। तो हम ये भी बोल सकते हैं, अब आप देखिए कि 10 एक्स स्क्वायर, या तो आप कोफिशिएंट से गुना करिए या टोटल से गुना भी कर सकते हैं। तो -10 किसके बराबर हमको पुराना है, 3 के बराबर। तो ये आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -5x + 2x -10 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गया कि हम लोग क्या किए, पहले इसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट को गुना किए, गुना करने के बाद जो आया उसे हम लोग क्या करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद उस गुणनखंड को इस तरह अरेंजमेंट करके जोड़ेंगे या घटाएंगे ताकि हमारे बीच वाले जो टर्म है उसके बराबर आ जाए। तो हम लोग क्या किए, गुना किए, गुना किसके बराबर आया, -10 के बराबर। -10 को फैक्टराइज किए, -5 गुना 2। अब -5 गुना 2 को हम जब ऐड कर दिए तो मेरा क्या पूरा, -3x। तो अब हम इसे कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x - 5 प्लस 2, तो 2 ले लेंगे तो क्या बचाएगा, x - 5 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, x - 5 कॉमन ले लेंगे। क्या बच गया, जब कॉमन लिए तो इसमें x बच गया और इसमें 2 बच गया इक्वल टू 0। अब आप बता सकते हैं कि इस इक्वेशन को 0 के बराबर होने के लिए एक बार इस टर्म को 0 होना होगा, फिर नेक्स्ट टाइम इस टर्म को 0 होना। इस दोनों के गुना तभी 0 पॉसिबल है जब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक बार 0 के बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x - 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आया, 5। x + 2 को जब हम बराबर करेंगे 0 के तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि x का कितना मान आया, -2 और 5, 2 रूट आया। अब 2 रूट क्यों आया, क्योंकि हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा 2 वैल्यू देता है, क्योंकि उस वही 2 वैल्यू पे वो इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो जब भी आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए बोले तो हमेशा याद रखिएगा, दोनों के कोफिशिएंट को गुना करेंगे। दोनों को कोफिशिएंट, पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि दोनों के कोफिशिएंट को गुना किए, दोनों को कोफिशिएंट को गुना करने के बाद उस गुणनफल के का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का मतलब कि किस प्रकार 10 आया ये आप जानते हैं, गुणनखंड करेंगे। अब उस गुणनखंड में आए टर्म को इस प्रकार हम लोग को अरेंजमेंट करना है, जोड़ करिए या घटा करके, ताकि हमें बीच वाला टर्म प्राप्त हो जाए। बस जब आप ये कर लोगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाता है,
आप इसे आसानी वे से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ये आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे राइज होता है, जैसे आप सेकेंड एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें सेकेंड एग्जांपल हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो अब जो जैसे जैसे बताएं, पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को गुना करना चाहिए। तो 16 गुना 1 किसके बराबर हो गया, 16 गुना 1 किसके बराबर हो गया, 16 के बराबर। अब हम इस 16 को फैक्टराइज करें ताकि मेरा कितना पुर जाए, 8x पुर जाए। तो हम क्या करेंगे, 16 को कैसे तोड़ेंगे, 4 गुना 4, 4 गुना 4 जब तोड़े तो 4 गुना 4 को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या पुर जाएगा, 8x पुर जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा, x प्लस 4, इसमें फिर 4 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये दोनों टर्म कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे लिख लेंगे x प्लस 4, क्या बच गया इसमें, x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू -4 और -4। अब दोनों समान है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, -4 और -4, यही आंसर हो गया। आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार हम लोग गुणनखंड विधि से किसी भी दिए हुए द्विघात समीकरण का हल निकाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि हम लोग का जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद हमें इस तरह अरेंजमेंट करेंगे उस गुणनखंड को ताकि हमें बीच पर वाला टर्म प्राप्त हो सके। जब इतना आप कर लोगे तो ये बिल्कुल ही आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। एक तो ये हो गया गुणनखंड विधि से। अब नेक्स्ट जो आएगा आपका दूसरा क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण में कि स्क्वायर फॉर्म में ला करके उसको हल करने के लिए क्या कहता है कि आपको स्क्वायर फॉर्म में लाएगा, लाने के बाद उसे क्या करें, हल करने के लिए बोलता है। तो हम लोग देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं क्वेश्चन में। अब जो आपको क्वेश्चन टाइप 2 जो रहेगा, क्वेश्चन टाइप 2 क्वेश्चन क्या रहता है, आपको कह दिया जाएगा कि क्या कि वर्ग के रूप में लाकर दिए गए द्विघात समीकरण को हल करें। ठीक है, तो आप कोई भी इक्वेशन इसमें ले लो। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है दिया हुआ। अब हम इसको क्या कह रहा है कि वर्ग के रूप में लाकर दिए गए द्विघात समीकरण को हल करें। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इस प्रकार को क्वेश्चन के बनाने के लिए हम लोग देखेंगे, पहला चीज जो देखेंगे वो क्या देखेंगे,
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, वर्ग है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। और 1 जानते हैं आप लोग, 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और 1 का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और 1 किसी भी स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर इन केस अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका जो दिया हुआ है वो स्क्वायर के रूप में नहीं है, तो सबसे पहले हमें उस क्या करेंगे, वर्ग के रूप में लाएंगे। इन केस मान लीजिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेंगे तो उसमें बताएंगे कि किस प्रकार हम लोग अगर स्क्वायर में नहीं दिया हुआ है तो उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल सा क्वेश्चन ये उठाए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 को वर्ग के रूप में लाकर दिए गए द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम इससे पहले आपको बताएं कि दिए हुए समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करें। याद रखें ये सभी क्वेश्चन सब्जेक्टिव का है और सब्जेक्टिव में आपको मेथड दे दिया हुआ रहेगा कि वर्ग के रूप में लाकर हल करने। अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि वर्ग के रूप में लाकर हल करें, तो आप अगर गुणनखंड विधि से लाकर के आंसर निकाल देंगे तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में ध्यान से पढ़ें और किस मेथड से वह कह रहा है बनाने के लिए, उसी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्ग के रूप में लाकर दिए गए द्विघात समीकरण को हल करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और हम लोग जानते हैं कि 1 क्या होता है, 1 स्क्वायर को गुना करने पर 1 प्राप्त होता है। तो अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, करना क्या है, तो अब हम लोग को ये जानते हैं कि ये क्या है, माइनस है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में है तो माइनस दीजिए, 2 तो सभी में आएगा, ओके, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे। अब 6 जो है 2 का फैक्टर है, तो 2 का फैक्टर में कितने टाइम से गुना करेंगे, 2 इंटू पहला चीज ए लिखेंगे। आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। तो हमें यही तो कह रहा है ना कि वर्ग के रूप में ला करके, स्क्वायर के रूप में ला करके क्वेश्चन को क्या करें, हल करने के लिए। तो हम वर्ग के रूप में लाएंगे तो या तो हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे लेके जाएंगे या a प्लस बी के होल स्क्वायर पे लेके जाएंगे। आपको देखना क्या है, माइनस है, तो माइनस जब भी आएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, क्योंकि बीच वाला टर्म क्या है, माइनस 6x है। तो ऑब्वियस यहाँ पे हमेशा जब भी फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लगेगा। तो हम क्या किए, एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पर क्या है, 1 है, तो हम लोग क्या दे देंगे, एक्स दे देंगे। ए की जगह पर एक्स ही है ना, 2 इंटू एक्स, पुराना कितना है हमको 6x, तो कितना से गुना करेंगे, इंटू बी। देखिए आप गुना करिए, 2 गुना एक्स 2x इंटू 3 क्या हो गया, 6x माइनस 6x पुर गया। अब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार 3 के स्क्वायर को जोड़ देंगे और एक बार फिर 3 के स्क्वायर को घटा देंगे। देखिए कोई परिवर्तन हुआ, यहाँ तक सिर्फ इसके बारे में अभी तक हम लोग जो काम कर रहे हैं इतना पे काम कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3, ये पुर गया। अब हम इसको लिख सकते हैं प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इसको इसलिए किए क्योंकि यहाँ तक आप जब ध्यान दीजिएगा तो मेरा फॉर्मूला पे आ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब हम इसे अपने मन से लिखे तो हमको इसे हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, माइनस 3 स्क्वायर दे दिए, ताकि ये कट के क्या हो गया, मान 0 हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, प्लस 8 दिया हुआ है बराबर 0। तो अब देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर एम स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हम लिख सकते हैं एक जगह पर मेरा यहाँ हो गया एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ओके, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर क्या हो गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 8 इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3
का होल स्क्वायर -9 + 8 क्या हो जाएगा -1 = 0। तो x - 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1। अब आप इसका जब हटाइएगा वर्ग तो क्या हो जाएगा x - 3 का मान क्या हो जाएगा √1, जो किसके बराबर होता है x - 3 बराबर हो जाएगा ±1 के बराबर। क्यों? क्योंकि जब भी रूट से हम कोई चीज़ निकालते हैं तो उसका दो मान आता है, एक प्लस वाले वैल्यू के लिए और एक माइनस वाले वैल्यू के लिए। अब आप खुद देख सकते हैं कि एक बार हम लोग क्या ले लेंगे प्लस वाला वैल्यू और एक बार ले लेंगे माइनस वाला वैल्यू, तो क्या हो जाएगा x + 3 = 1 और x - 3 = -1। तो यहाँ से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा x - 3 बराबर +1 और x - 3 बराबर -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 3, तो x बराबर आ गया 4। और यहाँ जब करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर -1 + 3, तो क्या हो जाएगा आंसर 2। तो क्या हो गया x का कितना मान आ गया, एक 4 आया और एक 2 आया, तो क्या क्या मान आ गया x बराबर 2 और 4। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसी कारण हम लोग जब भी आप लोग देखते होंगे द्विघात समीकरण में हमेशा अल्फा और बीटा लेते हैं। तो अल्फा और बीटा लेने का कारण होता है क्योंकि हमेशा द्विघात समीकरण में दो रूट आते हैं, मतलब दो मान आते हैं जिस पे वो समीकरण दिए हुए मान पे क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं, मतलब 0 के बराबर। कहने का तात्पर्य है कि अगर इक्वेशन में हम 2 रखेंगे तो भी 0 मान आएगा और 4 रखेंगे तो भी 0 मान आएगा। बात समझ में आया? तो जब भी आपको वर्ग के रूप में लाकर दिया हो कहे लाने के लिए द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, तो आप इसी मेथड को अप्लाई करिएगा। अगर आप यहाँ पे गुणनखंड विधि से कर दीजिएगा तो आपका टोटल का टोटल मार्क्स क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में ध्यान से पढ़िए और तभी सॉल्व करिए। चलिए, ये तो आप समझ गए होंगे, इसको लिखना है लिख लीजिए। टाइप 2 का एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, टाइप 2 का ही है, एक टाइप 2 का ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल हम दूसरा ले रहे हैं। एग्जाम्पल दूसरा क्या ले, अभी जो हम कोफिशिएंट बताएं 1 वाला लेकर के बताएं, हम क्या बोले अगर इन केस आपको कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है 2x² 2x² प्लस 6x प्लस 4 = 0। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ये भी क्या है आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ का x का मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम घात कितना है 2 है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया आपका द्विघात समीकरण हो गया। अब इन दिए हुए समीकरण को क्या बोले आपको कि वर्ग के रूप में लाकर हल करने के लिए, तो अब इसे आप कैसे करिएगा। अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखे उसका कोफिशिएंट क्या था 1 था, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2x² है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 2 देखते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले इसको स्क्वायर में बनाएंगे। तो क्या करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से पूरे समीकरण में। अगर इसको हम फर्स्ट मान लिए तो लिखेंगे कि दिए हुए समीकरण में 2 से गुना करने पर, तो हम लोग क्या हो गया जैसे इसमें 2 से गुना करेंगे कितना बन जाएगा 4x² प्लस 12x प्लस 8 = 0। ये हो गया। अब देखिए, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसका कोफिशिएंट क्या है 4, जिसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो हम लोग क्या बोले कि यहाँ पे हमेशा जो फॉर्मूला आपका लगेगा या तो a + b का होल स्क्वायर बराबर लगेगा या a - b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले के रूप में इसे लाना होगा। तो अगर यहाँ पे a हम लोग क्या ले लिए 4x² दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। कोई डाउट
4x² को क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस, प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, फिर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू, ए की जगह पर आप बताइए, ए की जगह पर क्या है मेरा 2x है, तो 2 इंटू 2x आ गया, 2 दूनी 4x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए, 4x² को हम लोग लिखे 2x के होल स्क्वायर के रूप में, प्लस है प्लस का साइन दिए, 2 इंटू 2x, क्योंकि ए की जगह पर मेरा क्या है 2x, और मेरा टारगेट क्या है, हमें इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लाना है। प्लस के रूप में क्यों लाना है, क्योंकि दिए हुए जो बीच में वो किस टर्म में, प्लस में, तो इसलिए हम लोग क्या किए a² प्लस 2 इंटू ए, जैसे ही ए किए कितना पूरा मेरा 2 दूनी 4x, हमको पुराना कितना है 12x, तो इसमें और कितने से गुना करेंगे 3 से, तो 3 से गुना करिए, देखिए हो गया 2 दूनी 4 तिया 12, तो अब खुद देखिए a² प्लस 2ab, बी के जगह पर क्या आ गया 3², तो हम इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 3 का स्क्वायर। जब एक बार हम अपने मन से 3² लाए हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको हटाने के लिए 3 से ये भी कर सकते हैं। जब हम इसको लिख दिए तो हमको ये लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दोनों का मान क्या हो गया 0 आ गया, तो समीकरण में अगर 0 का मान हम ऐड कर रहे हैं तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर क्या है +8, तो +8 को रहने दीजिए, बराबर क्या है 0, तो 0 लिखिए। अब देखिए यहाँ से इतने वाले टर्म को आप लोग क्या लिख सकते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b², तो क्या हो जाएगा, ए के जगह पर क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा -9 प्लस 8 इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे -1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 1। फिर जब आप इसका स्क्वायर हटाइएगा तो हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर प्लस -1। अब एक बार प्लस का मान वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 1, और एक बार क्या लेंगे माइनस वैल्यू, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू -1। अब क्या हो जाएगा 2x बराबर 1 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर -2, तो x बराबर क्या हो गया -1। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो 2x प्लस बराबर क्या हो जाएगा -1 माइनस 3, तो 2x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -2, तो आपका आंसर क्या क्या हो गया, x बराबर -1 और -2, यही क्या हो गया आंसर। आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम 2 तरीका सीख गए, एक क्या सीख गए गुणनखंड विधि से, और एक क्या सीख गए, एक सीख गए द्विघात वर्ग के फॉर्म में ला करके बनाने का मेथड। आपको एग्जाम में स्पेसिफाई क्या हुआ रहेगा कि किस फॉर्म में आपको बनाना है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बचे हुए कंसेप्ट एवं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये वीडियो का लाभ मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट में बताएं, मैं उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।